जय हिंद। पिछले वीडियो में आपको हम भाग 16 की बात कर रहे थे, जिसको मैं अनुच्छेद 330 में SC/ST सीटों के आरक्षण की बात किए थे। 300 के काम में आपको हम बताए थे महिलाओं के सीटों के 1/3 आरक्षित दे दिया गया है, और 331 के में बोला गया है एंग्लो इंडियन को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। 332 के तहत विधानसभा में SC/ST को आरक्षित दिया गया है, और 332 के काम में यह 1/3 महिलाओं को सीटों का आरक्षित दिया गया है, और 333 में एंग्लो इंडियन को मनोनीत राज्यपाल करेंगे। 334 में जो SC/ST को आरक्षित 2020 में खत्म हो रहा था, अब उन्हें 2030 तक ले गया गया है। और 334 के काम में आपको हम बताएं कि यह जो महिलाओं की एक तिहाई सीटों की बात हो रहा, तो वह जनगणना होने के बाद दिया जाएगा, जो 15 वर्ष तक लागू रहेगा। और 335 में आपको बताएं कि SC/ST को नौकरी या प्रमोशन में आरक्षित दिया जाएगा। और 336 में आपको बताएं कि एंग्लो इंडियन को भी नौकरी में प्रमोशन में सहायता दिया जाएगा। अब हम 337 की बात करते हैं। 337 में है कि इसमें एंग्लो इंडियन को इसमें 337 में कहा गया एंग्लो इंडियन को शैक्षणिक प्रावधान दिया जाएगा, माने पढ़ाई लिखाई में भी छूट दिया जाएगा इन लोग के, कि इन लोग के पढ़ाई लिखाई में जो पैसा होता है, जो सरकार कभी कभी देते हैं स्कॉलरशिप, उस तरह से इन्हें सहायता भी दिया जाएगा, जिनका आरक्षण सीट एंग्लो इंडियन भी रहते थे। अब हम बात करते हैं 338 के 338 अनुच्छेद में। इसमें कहा गया है कि SC लोग जो अनुसूचित जाति होते हैं, अनुसूचित जाति जो होते हैं, इन्हें एक आयोग की गठन करना चाहिए, जो इनका 7 सदस्यीय है। 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। इसके 7 सदस्य जो होते हैं, यह इनका कार्यकाल 3 वर्ष की होती है। कितना होता है? 3 वर्ष की कार्यकाल होता है। और इनके लिए यह संविधान संशोधन किया गया कि SC लोगों के 7 सदस्यीय जो बना रहे हैं आयोग, इसके लिए यह संविधान में आरक्षित किया जाए, जिसके चलते इनमें 65वां संविधान संशोधन सन 1990 में किया गया। सन 1990 में किया गया कि SC लोगों के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, जिसके लिए 7 सदस्य के लिए एक अलग आयोग का बनाया जाए। इसमें कहा गया कि 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा, जिनके चलते 65वां संविधान संशोधन हुआ, जो 1990 ईस्वी में यह पारित हुआ। अब हम 338 के क्या की बात करते हैं। इसमें जो है ST की बात किया गया है, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति,
इसमें कहा गया है कि 5 सदस्यीय की गठन किया जाएगा। 5 सदस्यीय आयोग की गठित किया जाएगा। इनका भी कार्यकाल कितना रहेगा? कि इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। इनके लिए 89वां संविधान संशोधन किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इनके लिए एसटी लोग के, अनुसूचित जनजाति को लिए क्या किया गया? इसके लिए 2003 में एक संशोधन किया गया, जो 89वां संशोधन था 2003 में किया गया। और एससी के लिए 65वां संशोधन सन 1990 में किया गया। इसको में कहा गया है कि अगर इन दो जातियों को, अगर कोई भारत में रहने वाले इन लोग भी नागरिक हैं, उनके अलावे इनको कोई अपमानित करता है या उस दृष्टि से नीचता की बात करता है, उन्हें कोई नौकरी से अच्छे काम करते हुए भी उन्हें कोई निकालता है, उस पर यह आयोग इन पर एक्शन लेगी। जब यह आयोग एक्शन लेती है तो इनका जो पद का जो होता है एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इनका जो पद का जो कितना योगदान रहता है वह होता है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके इतना इनका पावरफुल होता है। यह सदस्य के, एसटी के कितना सदस्य रहते हैं? एसटी के 5 सदस्य रहते हैं और एससी को 7 सदस्य रहते हैं। एससी के लिए केवा संशोधन हुआ था? 65वां संशोधन सन 1990 में किया गया था। और एसटी के लिए 89वां संशोधन सन 2003 में किया गया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 339 के। अनुच्छेद 339 में कहा गया है कि एससी और एसटी का, जो एससी है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, इनका कल्याण का काम यह सरकार का कर्तव्य होगा। एससी एसटी का जो कल्याण के बारे में सोचेंगे, इनका किनका कर्तव्य होगा? यह सरकार का कर्तव्य होगा। और इसमें कल्याण के साथ ही इनको प्रशासनिक सुधार भी दिया जाएगा। प्रशासनिक सुधार भी दिया जाएगा कि अगर एससी एसटी को कोई सताता है, इसके लिए उन्हें प्रशासनिक तरफ से इनको प्रशासन की सुविधा दिया जाएगा कि यदि कोई उनको आने जाने में अगर कोई धमकी देता है तो उनको जीवन का रक्षा भी करना सरकार को, अगर एससी एसटी के हो, उनको रक्षा करना इनका सरकार का कर्तव्य होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 340 के। अनुच्छेद 340 में कहा गया है, इसमें पिछड़ी जाति की बात किया गया है, पिछड़ा वर्ग की बात किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए बात किया गया है। यह एक वैधानिक संस्था है। जैसे एक होता है संवैधानिक, एक होता है वैधानिक, एक होता है गैर वैधानिक। यही जो है गैर वैधानिक है। गैर वैधानिक का मतलब होता है कि यह संसद द्वारा पारित किया जाता है। इसमें अधिकारी लोग जैसे काम करते हैं, जैसे में मानव अधिकार लोग, इस मानव अधिकार था वह भी एक गैर वैधानिक थी, गैर संवैधानिक था, वैधानिक था। इसीलिए यह एक वैधानिक है। इसको सरकार मानने के बाद योग्य नहीं है। इसको सरकार मान भी सकती है या न भी मान सकती है। इसलिए और संवैधानिक में क्या होता है कि यह कानून है, यह बन गया तो आपको यह मानना ही पड़ेगा। जैसे चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, इसलिए उनको मानना ही पड़ेगा। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक पद है। लेकिन यह जो पिछड़ा वर्ग है यह एक वैधानिक आयोग है। और एक योजना आयोग जो नीति आयोग है यह भी एक गैर संवैधानिक ही है। लेकिन यह गैर संवैधानिक में होता है कि यह सकारात्मक सोच रखता है समाज के प्रति, इसीलिए इसे गैर संवैधानिक कहा गया है या वैधानिक कहिए, दोनों एक ही है। वैधानिक का मतलब ही गैर संवैधानिक ही होता है। और संवैधानिक उसे कहते हैं जिसका संविधान में चर्चा उसको लिए सरकार मानने का बाद ही है। लेकिन इसमें सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की बात किया गया है कि पिछड़े लोग के भी जब इतना छूट सब एससी एसटी को दे रहे हैं, तो कुछ जो कास्ट है सभी जात में गरीब होते हैं, सभी जात में आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं, जो
गरीब रहते हैं, जो अमीर व्यक्ति उन्हें लगाते न हैं, इसीलिए इनको यह पिछड़ा वर्ग सूचित किया गया था। सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन किया गया था। यह काका 29 जनवरी 1953 में काका केलकर समिति पर काका केलकर समिति को गठन किया गया था। कब किया गया? 29 जनवरी सन 1953 में। यह कौन समिति गठित किए थे? पिछड़ा आयोग का प्रथम पिछड़ा आयोग जो कहेगा, पहला पिछड़ा आयोग गठित कब हुआ? यह 29 जनवरी सन 1953 को। और फिर दूसरा पिछड़ा आयोग की बात करेगा तो इस समय क्या हुआ था? जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, जिसमें मोनार्जी देसाई थे प्रधानमंत्री। मोनार्जी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। तो यह सन जब यह काका केलकर समिति 29 जनवरी 1953 का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की गठित किए, उसी समय मोनार्जी देसाई के समय वह जनता पार्टी की सरकार था, तब इन्होंने दूसरा आयोग की गठित किया 1979 ईस्वी में। कब किए? 1979 ईस्वी में। यह मोनार्जी देसाई ने क्या किया? मोनार्जी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक मंडल आयोग की गठन किए। मंडल आयोग की गठित किए। दूसरा में क्या किए? मंडल आयोग की गठित किए। लेकिन जब मंडल आयोग ने यह अपना रिपोर्ट जब दिया, तो यह कब अपना रिपोर्ट दिया? जब मोनार्जी देसाई ने दूसरा पिछड़ा वर्ग की इस पर बात चर्चा किए अपने सत्ता अधिकारी लोग से, तो पता चला कि हाँ, इनको तो कहना सही था, लेकिन यह दूसरा पिछड़ा वर्ग का आयोजन किए। तब मंडल आयोग ने ओबीसी के तहत 27% की आरक्षण की बात कर रही थी। मंडल आयोग कितना परसेंट की बात कर रही थी? 27% आरक्षण देने की बात कर रही थी। लेकिन जब यह सरकार, जब इनका मोरारजी देसाई की सरकार हट गया, तब फिर आए मंडल आयोग ने रिपोर्ट किसको दिया? सन 1990 में। सन 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह कब यह दिए? सन 1990 में मंडल आयोग ने रिपोर्ट दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह को। तब यह 27% आरक्षण की बात करते थे। कब दिए? सन 1990 में मंडल आयोग कितने आरक्षित की बात करता था? 27% की बात करता था। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कब किया? काका केलकर समिति सन 29 जनवरी सन 1953 को। और फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग का गठित कब किया गया? 1989 में। मोनार्जी देसाई उसमें प्रधानमंत्री थे, जो मंडल आयोग की गठित किए, उनके थ्रू 27% देने के आरक्षित की बात करते थे। फिर सन 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इनका रिपोर्ट, मंडल आयोग ने जब अपना रिपोर्ट जब दिए, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो 27% की बात करते थे। लेकिन फिर यहीं पे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं सन 1992 ईस्वी में कि हम इन्हें आरक्षित देंगे, 27% आरक्षित देंगे, लेकिन इनको हम आर्थिक दृष्टि से देंगे। इनको आर्थिक दृष्टि से देंगे, सभी को हम नहीं देंगे, या सभी को नहीं देंगे, ईबीसी के तहत देंगे, इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास पर देंगे। जो इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति से कमजोर रहेगा, उनको हम यह आरक्षित देंगे। जैसे मंडल आयोग की बात को नहीं काटा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो इस तरह से देंगे तो सभी कहेगा कि हम गरीब हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रावधान रखा गया, ईबीसी के तहत देंगे। ईबीसी को यह 2 कैटेगरी में बांटे। 2 कैटेगरी में क्या बांटे, ये बता। जब सुप्रीम कोर्ट ने सन 1992 में यह कहा कि हम ईबीसी के तरफ से यह छूट देंगे इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास पर, तब इसने एक क्रीमी लेयर
और एक नॉन क्रीमी लेयर। एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी पर हम देंगे। जिस परिवार में 18 लाख सालाना इनकम है उन्हें हम क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण नहीं देंगे। जैसे जिन परिवार में सालाना 8 लाख का इनकम है उन्हें हम 27% का आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि यह क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। और नॉन क्रीमी जिनका 8 लाख सालाना नहीं इनकम है, 8 लाख इनकम नहीं है, उन्हें हम 27% की आरक्षण देंगे। नॉन क्रीमी में और क्रीमी लेयर में बांट दिया। कौन बांटा? सन 1992 सुप्रीम कोर्ट ने कि हम सभी को आरक्षित देंगे। लेकिन इसके तहत 2 प्रावधान ले आए। एक प्रावधान में कहा गया कि क्रीमी लेयर जिनका सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा है उन्हें हम क्रीमी लेयर में रहेंगे, उन्हें हम मंडल आयोग के तरफ से 27% की छूट नहीं देंगे। लेकिन यह नॉन क्रीमी में जिनका सालाना इनकम 8 लाख नहीं है उन्हें हम 27% मंडल आयोग की तरफ से 27% हम छूट देंगे। अब हम ओबीसी के यह 2 कैटेगरी में बांट दिया। जैसे इकोनॉमियस हो गया। अब ओबीसी जो था अदर बैकवर्ड कास्ट, इनको कहा गया BC1 और BC2। BC1 में उसे रखा गया जो अत्यंत पिछड़ी जाति है, अत्यंत पिछड़ी, और एक होता है पिछड़ी जाति। अत्यंत पिछड़ी में उन लोग आते हैं जिन्हें हम छुआछूत के माध्यम से, जिन्हें हम नीच जाति कहते हैं, उन्हें अत्यंत पिछड़ी जाति में रखा गया। और पिछड़ी जाति में उन्हें रखा गया जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उन व्यक्ति को BC2 में रखा गया। इस प्रकार से BC1 और BC2 को बंटवारा कर दिया गया। पहले क्या हुआ? मंडल काका केलकर समिति को गठित किया गया 29 जनवरी सन 1953 में। उसके बाद मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई ने किए थे, या 1989 में किए थे, 79 में किए थे। उसके बाद 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस आयोग के तहत 27% आरक्षण की बात की। लेकिन 1992 में यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंडल आयोग के तरफ से आरक्षित देंगे, लेकिन यह 2 कैटेगरी में बांट दिए, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में उन लोगों को रखा जिनका सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है, उन्हें क्रीमी लेयर में रखा गया। और नॉन क्रीमी लेयर में उन्हें रखा गया जिनका इनकम 28% से 8 लाख से कम है, उन्हें मंडल आयोग के तरफ से यह 27% का आरक्षण दी जाएगी। उसके बाद अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे ओबीसी कहते हैं, ओबीसी में क्या होता है? BC1 और BC2। BC1 में कहा गया कि अत्यंत पिछड़ी जाति जो है, जैसे नीच तबके के जो बहुत ही गरीब है, उन्हें रखा गया। और एक होता है पिछड़ी जाति जिनका आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जिसे BC2 में रखा गया। अब हम बात करते हैं EBC। EBC के तरफ से भी 10% की सरकार छूट देती है। जैसे बामन, पंडित, राजपूत, ये सब जो भी आते हैं अदर बैकवर्ड क्लास में, इनको भी इकोनॉमिक्स तरह से, जैसे उन लोग भी तो गरीब होते हैं, इसी तरह से जिनका सालाना इनकम 8 लाख से कम है, जब वह आय बनाते हैं उस समय या जिनका 60,000 आय से इनकम नहीं है, आय के आधार पर दिया जाता है कि इनका इतना इनकम नहीं है, तब उन्हें EBC के तहत 10% की छूट दिया जाता है। ये भी जितना आरक्षित जो दिया जाता है, यह एक सरकार अपने सत्ता में लागू करते हैं वोट बैंक बनाने के लिए। इसलिए यह किसी को भी आरक्षित सरकार आएगी वह आरक्षित बढ़ाएगी ही, वह सभी के जाति को आरक्षित कर दिया गया है। अब अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे।